नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। दोस्तों, जो हम सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ना, उसी सीरीज के अंदर एक और मैं डिस्ट्रिक्ट लेके आया हूँ आपके लिए। आज डिस्ट्रिक्ट करेंगे हम पानीपत। दोस्तों, मेरी कोशिश ये है अभी 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट आपको करवा दूँ और एक प्ले लिस्ट बना दूँगा। जैसे ही आप चैनल पे विजिट करोगे ना, तो आपको 22 डिस्ट्रिक्ट की आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी और उसमें से आप पूरी हरियाणा जी के पढ़ सकते हो। और जो भी हमारा जो रह जाता है ना टॉपिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो भी पॉइंट है वो हम यानी जो टॉपिक वाइज करेंगे उसमें कवर कर लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारी सीरीज चलती रहेगी। और जो आपका प्यार कमेंट में आप बता रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और उसी कोशिश के अंदर एक और डिस्ट्रिक्ट आज करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आज की डिस्ट्रिक्ट हमारी रहेगी पानीपत। पानीपत से सब कुछ पढ़ने की डिटेल से कोशिश करेंगे और एचएससी कौन से क्वेश्चन पूछती है उसी पर भी हम डिस्कस करेंगे। और अपना पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, अपने सपने भी पूरी कीजिए, अपनी मम्मी पापा के सपने भी आपको पूरे करने हैं। तो आज का डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा रहेगा? आज का डिस्ट्रिक्ट रहेगा पानीपत। अगर पानीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी, हरियाणा के ऊपर कृपा हुई थी, यानी 1 नवंबर 1989 में। कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे हरियाणा के अंदर? मैंने जब हरियाणा का नामकरण और उसमें बताया था मैंने भी, हरियाणा के अंदर कृपा हुई थी 1989 में। 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। कौन कौन से बने थे? सबसे पहले बताया था मैंने आपको, कृपा हुई थी कैथल, फिर रेवाड़ी, फिर पानीपत, फिर यमुनानगर, यानी 4 जिले बने थे। तो पानीपत कब बना? 1 नवंबर 1989 में। लेकिन हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है पानीपत जो 2 बार गठन हुआ, क्योंकि 1991 को इसको करनाल में मिला दिया गया और फिर दोबारा 1992 के अंदर इसको दोबारा बनाया गया था। 1992 के अंदर, यानी हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ। 2 बार गठन हुआ। और मंडल की बात करें तो किस मंडल में आता है पानीपत? पानीपत आता है करनाल मंडल में। करनाल मंडल में। और करनाल मंडल में बात करें तो करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। हमारी ट्रिक क्या रहेगी? KKP, यानी करनाल मंडल की KKP, यानी क्या क्या पी। तो क्या क्या पी किसी मतलब है करनाल, कैथल और पानीपत। यानी करनाल मंडल में कितने जिले आएंगे? 3 जिले आएंगे। कौन कौन से? करनाल, कैथल, पानीपत, यानी KKP। यानी कितने जिले आएंगे? 3 जिले आएंगे। आप बार बार कोशिश किया करो, मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, साथ बोलने की कोशिश करा करो, आपको जीके बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, यानी पानीपत जिले का बात करें तो कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1989 में। लेकिन दोबारा कब हुआ था? 1992 में। किस मंडल में आता है? करनाल मंडल में। करनाल, कैथल और पानीपत यानी किस मंडल में आते हैं? तीनों जिले करनाल मंडल में आते हैं। इसी तरह अगर बात करें ना, नामकरण किसके नाम पे हुआ था? नामकरण, तो नामकरण हुआ था इसका पाणिनि ऋषि के नाम पे। पाणिनि ऋषि के नाम पे इसका नामकरण हुआ था। किस जिले का? पानीपत जिले का। और पानीपत जिले की बात करें तो पानीपत वही 5 क्षेत्र के अंदर आता है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे महाभारत के अंदर। यानी कौन कौन से मांगे थे? पहले तो मैं बताता हूं, दिल्ली मांगा था। दिल्ली को उस समय क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में कौन सा मांगा था? उसके बाद में पानीपत। उस समय क्या कहते थे? पानप्रस्थ या प्राणप्रस्थ। प्राणप्रस्थ। फिर सोनीपत, सोनप्रस्थ। उस समय क्या कहते थे? सोनप्रस्थ। फिर बागपत। उस समय क्या कहते थे? बागप्रस्थ। और फिर तिलपत। उस समय क्या कहते थे? तिलप्रस्थ। यानी ये 5 जो क्षेत्र थे, ये किसने मांगे थे? ये युधिष्ठिर ने किससे मांगे थे? ये दुर्योधन से मांगे थे। किस समय? महाभारत के समय। यानी पाणिनि ऋषि के नाम पे किस जिले का नामकरण हुआ है? पानीपत जिले का। उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या क्या रहेंगे? उपनाम बुनकरों का शहर, पेट्रो हब। उपनाम की जिक्र करें पानीपत का तो उपनाम कौन कौन से रहेंगे? बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, पेट्रो हब, पाणप्रस्थ यानी किसके नाम है? ये पानीपत जिलों के उपनाम है। बहुत बार पूछा गया है भाई, बुनकरों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो ये पानीपत को कहा जाता है। पेट्रो हब किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। ठीक है, पाणप्रस्थ किसे कहते हैं?
ये भी पानीपत को कहते हैं। युधिष्ठिर ने 5 जो क्षेत्र मांगे थे उसके नाम क्या थे? दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, बागपत और तिलपत। यानी ये 5 क्षेत्र किससे मांगे थे? ये दुर्योधन से मांगे थे युधिष्ठिर ने। ठीक है। और इसी तरह बात करें अगर तहसील आ जाए, कौन कौन सी तहसील रहेगी? तो तहसील पानीपत, पानीपत खुद भी तहसील है। इसराना, इसराना और बापोली, पानीपत, इसराना, बापोली, पानीपत, इसराना, बापोली, मतलोडा, पानीपत, इसराना, बापोली, मतलोडा और कौन सी रहेगी? एक और कौन सी रहेगी? समालखा, समालखा। यानी 5 तहसील है किसमें? पानीपत जिले में। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को। पेट्रो अब किसे कहते हैं? पानीपत को। ठीक है। यानी प्राण प्रस्थ किसे कहते हैं? पानीपत को। पानीपत, इसराना, बापोली, मतलोडा और समालखा किस जिले की तहसील है? ये रहेगी पानीपत की। अगर इसराना की बात करें तो पानीपत के अंदर आरक्षित विधानसभा क्षेत्र रहेगा। आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? ये रहेगा इसराना। ठीक है। और इसी तरह बात करें तो पानीपत किसके लिए मशहूर है? 3 युद्ध के लिए। यानी इतिहास के अंदर पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से रहेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। यानी भारत के अंदर मुगल काल कब शुरू हुआ था? 1526 के अंदर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। किस किस के बीच में होता? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कहते हैं बाबर इस युद्ध के अंदर तोपों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? तोपों का। और बाबर के तोपची कौन थे? अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और बाबर किसका प्रयोग करता है? बाबर तोपों का प्रयोग करता है। और तोपची कौन होते हैं? अली और मुस्तफा। ठीक है। और तोपों के कारण बाबर युद्ध जीत जाता है। और युद्ध जीतने के बाद पानीपत के अंदर किसका निर्माण करता है? काबुली बाग और काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहां करता है? पानीपत के अंदर करता है। फीमेल एसआई के पेपर में पूछा गया था भी काबुली बाग मस्जिद का निर्माण, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहां करता है? तो वो करता है पानीपत के अंदर। इसी तरह बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध स्थल पे मारा गया था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध स्थल पे मारा गया था कौन था? वो इब्राहिम लोधी था। यानी आपसे पूछ लिया जाए इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा पानीपत में। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। यहाँ पे एक ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। यानी इब्राहिम लोधी का मकबरा आ जाए ना, इब्राहिम लोधी का मकबरा, तो ये तो रहेगा पानीपत में। लेकिन इब्राहिम सूरी का मकबरा ये रहेगा नारनौल में, नारनौल महेंद्रगढ़ में, जो शेरशाह सूरी के दादाजी थे। यानी इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में, लेकिन इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? बाबर ने जीता था। बाबर जीतने के बाद क्या करता है? काबुली बाग मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण कहाँ करता है? पानीपत के अंदर करता है। किसके कारण जीता? तोपों के कारण। और इसके तोपची कौन थे? अली और मुस्तफा थे। ठीक है। और इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पे मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, तो इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। इसी तरह अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध होता है 1556 के अंदर। 1556 में किस किस के बीच में हुआ था? 1556 में दूसरा युद्ध ये हुआ था अकबर और एमू के बीच में। अकबर और एमू के बीच में, यानी एमराज विक्रमादित्य। यानी एमराज विक्रमादित्य ये
इन्होंने अपने आप को खुद को विक्रमादित्य घोषित किया था, क्योंकि ये कौन से नंबर के विक्रमादित्य थे? ये 14वें नंबर के विक्रमादित्य थे। और कहाँ के व्यापारी थे? ये रेवाड़ी के व्यापारी थे। कहाँ के? रेवाड़ी के। और बात करें ना, ये पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले 22 युद्ध किए थे इन्होंने, 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी और एक भी नहीं आ रहा था, यानी सभी के सभी जीती थी। तो इसने अपने आप को क्या किया था? विक्रमादित्य घोषित किया था। ठीक है, तो 1556 में किस किस के बीच में युद्ध होता है? अकबर और एमू के बीच में। और यह युद्ध कौन जीता? ये युद्ध अकबर जीत जाता, क्योंकि अकबर का जो नेतृत्व किया था ना, वो बैरम खान ने किया था। सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। यानी एमू के आंख में तीर लग जाता है, यानी हाथी के ऊपर बैठा होता है और एमू की आंख में तीर लग जाता है, और तीर लगने का एमू हाथी से गिर जाता है। और इस बात का पता किसे लगता है? बैरम खां को। और बैरम खां क्या करता है? एमू की गर्दन काट देता है। तो यानी एमू की मृत्यु कब हो जाती है? 1556 में, पानीपत के दूसरे युद्ध में। और एमू कहाँ का व्यापारी था? रेवाड़ी का व्यापारी था। और ये अपने आप को विक्रमादित्य कहता था, विक्रमादित्य। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमराज विक्रमादित्य, यानी एमू। अगर क्वेश्चन आ जाए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा, यानी शक्तिशाली हिंदू राजा आ जाए, वो कौन रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अगर क्वेश्चन आ जाए, अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट, शक्तिशाली हिंदू सम्राट, तो कौन रहेगा? वो रहेगा हर्षवर्धन। यानी अच्छा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकती है। अंतिम हिंदू आ जाए तो वो कौन रहेगा? वो रहेगा एमू। अंतिम शक्तिशाली राजा आ जाए तो पृथ्वीराज चौहान, और शक्तिशाली सम्राट आ जाए तो वो कौन रहेगा? वो रहेगा हर्षवर्धन। यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली ये तीनों अंतिम हिंदू राजा थे। पहले आ जाए शक्तिशाली सम्राट हिंदू, कौन आएगा? हर्षवर्धन। अगर शक्तिशाली राजा आ जाए तो कौन रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। और अंतिम हिंदू शासक आ जाए तो कौन रहेगा? एमू रहेगा। यानी अकबर की तरफ से बात करें, सेना का नेतृत्व तो किसने किया था? बैरम खान ने किया था। दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 के अंदर। इसी तरह अगर बात करें तीसरे युद्ध की, तीसरा युद्ध कब हुआ था? और पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया जाए तो 1526 के अंदर, और पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और मराठों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है, मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव ने। सदाशिव राव भाऊ ने। सदाशिव राव भाऊ ने किसकी सेना का नेतृत्व किया था? मराठों की सेना की तरफ से नेतृत्व किया था। लेकिन जीत किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली की। और यह युद्ध हारने के बाद मराठों की तरफ से मंगल रघुनाथ ने पानीपत में एक मंदिर का निर्माण किया था, देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर। यानी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की तरफ से मंगल रघुनाथ ने पानीपत के अंदर देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किया था। अगर बात करें सदाशिवराव भाऊ का, तो इन्होंने क्या किया था? थानेसर के अंदर शिव मंदिर का, थानेसर के अंदर शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, पुनर्निर्माण। और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था, पुष्यभूति ने किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? थानेसर थी। ठीक है, यानी पुनर्निर्माण आज किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। और अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीतता। हारते कौन है? मराठा। और मराठा के हारने के बाद में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में मंगल रघुनाथ ने पानीपत के अंदर देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किया था। यानी हमने पढ़े पानीपत के तीनों युद्ध। इसके बाद में अगर प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें ना, तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर अल्ताफ हुसैन अली को कैसे भूल सकते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर अल्ताफ हुसैन अली से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो उर्दू का
उर्दू साहित्य के अंदर हरियाणा सरकार पुरस्कार देती है वो कौन सा होता है? आली पुरस्कार होता है। यानी अल्ताफ हुसैन आली का संबंध कहां से है? अल्ताफ हुसैन आली का संबंध कहां से रहेगा? ये रहेगा इनका संबंध पानीपत से। पानीपत से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार। जन्म कब हुआ था? 1837 में। 1837 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? पानीपत के अंदर। अगर बात करें इनका, यानी हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में, हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार देती है? तो आली पुरस्कार देती है। आली पुरस्कार किस साहित्य के अंदर रहती है? उर्दू साहित्य के अंदर हरियाणा सरकार कौन सा पुरस्कार देती है? आली पुरस्कार देती है। और अल्ताफ हुसैन आली को उर्दू भाषा के अंदर पहला घोषणा पत्र जारी किया था। उर्दू भाषा के अंदर पहला घोषणा पत्र, क्या नाम था इसका? मुकद्दम ए शेरो शायरी। मुकद्दम ए शेरो शायरी किसका घोषणा पत्र था? यह था उर्दू भाषा के अंदर। किसने जारी किया था? अल्ताफ हुसैन आली ने जारी किया था। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें ना, इनकी रचनाएं कौन सी रहेगी? मजलिस उल निसा, उल निसा, यादगार गालिब, यादगार गालिब। यानी ये रचना किसकी रहेगी? ये रहेगी अल्ताफ हुसैन आली की रचना रहेगी। ठीक है। अगर इनके गुरु का नाम आ जाए तो गुरु का नाम कौन थे? गुरु इनके थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। अगर इनकी मृत्यु पूछ ले तो 1914 के अंदर कहाँ हुई थी? पानीपत के अंदर हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1914 में। कहाँ पर? पानीपत के अंदर। यानी अल्ताफ हुसैन आली का संबंध कहाँ से है? पानीपत से। अगर इनकी दरगाह पूछ ली जाए, आली की दरगाह कहाँ रहेगी? आली की दरगाह तो वो कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। आली की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत में। यानी आपसे पूछा जाएगा अल्ताफ हुसैन आली का संबंध कहाँ से है? पानीपत से। जन्म कब हुआ था? 1837 में। मृत्यु कब हुई थी? 1914 के अंदर। हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य के अंदर कौन सा पुरस्कार देती है? आली पुरस्कार देती है। उर्दू भाषा का पहला घोषणा पत्र मुकद्दम ए शेरो शायरी किसने जारी किया था? अल्ताफ हुसैन आली ने। रचना कौन सी रहेगी? मजलिस उल निसा, यादगार गालिब। और इनके गुरु का नाम क्या था? मिर्जा गालिब। ठीक है। इसी तरह इनकी दरगाह की बात करें तो वो कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर। अगर नीरज चोपड़े का बात करें ना, नीरज चोपड़े का संबंध भी कहाँ से है? वो भी रहेगा पानीपत से। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी है, नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भी कहाँ रहेगा? पानीपत से। कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक। भाला फेंक जिसे जेवेलिन थ्रो भी कहते हैं। यानी भाला फेंक का खेल कौन सा कहते हैं? नीरज चोपड़ा। यानी नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से? पानीपत से है। इसी तरह अगर बात करें इनके पर्यटन स्थल की पानीपत की, तो वो कौन से रहेंगे? स्काई लारक पर्यटन स्थल। कौन सा? स्काई लारक पर्यटन स्थल। स्काई लारक पर्यटन स्थल और काला अंब पर्यटन स्थल। काला अंब पर्यटन स्थल ये कहाँ रहेंगे? दोनों पानीपत के अंदर। यानी स्काई लारक पर्यटन स्थल और काला अंब पर्यटन स्थल कहाँ रहेंगे? पानीपत के अंदर। काला अंब की बात करें ना, तो काला अंब पानीपत का तीसरा युद्ध काला अंब नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं आम का पेड़ था। आम का पेड़ था और इतनी माले खून खराबा हुआ था, इतनी लाशें कटी थी। यानी जो इनके पत्ते थे ना, वो क्या हो गए थे? काले हो गए थे पेड़ के। तो इसलिए इस जगह क्या कहते हैं? काला आम। इसी तरह मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जब डॉक्टर है ना, वो हॉस्पिटल के अंदर हरी चादर रखता है, क्योंकि पेशेंट को हरी बेडशीट दी जाती है। क्योंकि वो क्यों दी जाती है? क्योंकि उसके ऊपर अगर ब्लड गिर जाए ना, तो वो काले रंग की हो जाती है। तो इसलिए जब इस पौधे के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर जब खून पड़ा ना, तो वो क्या हो गया? काला हो गया। तो इसलिए इसका नाम पड़ा था काला आम। ठीक है। इसलिए काला आम पर्यटन स्थल कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। स्काई लारक पर्यटन स्थल कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। इसी तरह अगर मेलों की बात करें तो पाथरी देवी का मेला, दुर्गाष्टमी का मेला कहाँ रहेगा? पाथरी देवी का मेला कहाँ बरत्या? पाथरी देवी का मेला। दुर्गाष्टमी का मेला, दुर्गाष्टमी का मेला कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ते हैं पानीपत के अंदर। कौन कौन से? पाथरी देवी का मेला, दुर्गाष्टमी का मेला और दुर्गाष्टमी का मेला, पाथरी देवी का मेला कहाँ बढ़ते हैं? पानीपत के अंदर।
कलंदर मजार का मेला, कलंदर मजार का मेला कहाँ पड़ता है? ये भी पानीपत में। देखो एक बार रिपीट करो साथ के साथ में, पाथरी देवी का मेला है तो कहाँ रहेगा? वो भी पानीपत के अंदर। ठीक है, दुर्गाष्टमी का मेला कहाँ भी है? पानीपत के अंदर। कलंदर मजार का मेला भी कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर भरेगा। पाथरी देवी का मेला, दुर्गाष्टमी का मेला, कलंदर मजार का मेला कहाँ रहेंगे? ये तीनों रहेंगे पानीपत के अंदर। इसी तरह बात करें ना बुअली शाह कलंदर की मजार, बुअली शाह कलंदर की मजार, बुअली शाह कलंदर की मजार कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी, पानीपत में। गोस अली शाह की मजार, गोस अली शाह की मजार, ये भी कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। ठीक है, शेख अनामुल्ला की मजार, शेख अना मुल्ला की मजार, ये भी कहाँ रहेगी? ये भी पानीपत में रहेगी। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जाता है इब्राहिम सूरी का, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ रहेगी? पानीपत में। काबुली बाग कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर। इसी तरह बुअली शाह कलंदर की मजार कहाँ रहेगी? पानीपत में। गोली शाह की मजार कहाँ रहेगी? गोस अली शाह की मजार पानीपत के अंदर। शेख अनामुल्ला की मजार भी कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी। और अली की दरगाह भी आ जाए तो वो भी कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर रहेगी। इसी तरह अगर तेल शोधक की बात करें, तेल शोधक कारखाना कहाँ का मशहूर है? वो रहेगा पानीपत का। तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये रहेगा बापोली गांव, बाओली गांव, बाओली गांव पानीपत में। यानी तेल शोधक कारखाना कहाँ रहेगा? बाओली गांव पानीपत में। पानीपत जिला बनने से पहले बाओली गांव कहाँ था? ये था करनाल के अंदर। यानी करनाल में इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में जब पानीपत जिला बना तो कहाँ पे आ गया? ये आ गया पानीपत के अंदर। अगर इसी तरह बात करें भारत के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र की, कृत्रिम रबड़ संयंत्र की, भारत का पहला, तो ये कहाँ रहेगा? ये भी रहेगा पानीपत में, पानीपत के अंदर। ठीक है, सलारगंज गेट की बात करें ना, सलारगंज गेट, तो ये भी कहाँ है? पानीपत के अंदर। कौन सा गेट? सलारगंज गेट। जामा मस्जिद भी कहाँ है? जामा मस्जिद हरियाणा के अंदर, तो कहाँ रहेगी? पानीपत में रहेगी, जामा मस्जिद। ठीक है दोस्तों, तेल शोधक कारखाना आ जाए तो बाहोली गांव पानीपत के अंदर। ठीक है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र आ जाए तो पानीपत भारत का पहला। ठीक है, सलारगंज गेट आ जाए तो पानीपत में। जामा मस्जिद आ जाए वो भी कहाँ रहेगी? पानीपत के अंदर रहेगी। ठीक है, एक चीज और रहेगी पानीपत की, पानीपत विद्युत केंद्र, पानीपत विद्युत केंद्र, पानीपत के अंदर विद्युत केंद्र भी। ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा आसन कला गांव, आसन कला गांव पानीपत विद्युत केंद्र कहाँ रहेगा? आसन कला में। क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 1367 मेगावाट, 1367 मेगावाट। अमोनिया प्लांट भी कहाँ रहेगा? ये भी पानीपत में रहेगा, अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। ठीक है, यानी तेल शोधक कारखाना आ जाए तो बाहुली गांव पानीपत में। कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत के अंदर। सलारगंज गेट का रहेगा? पानीपत में। जामा मस्जिद पानीपत में। अमोनिया प्लांट आ जाए तो वो भी पानीपत में। पानीपत विद्युत के अंदर कौन से गांव में? आसन कला में। और कितनी क्षमता इसकी? 1367 मेगावाट। यदि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट करके जरूर बताया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको साथ ही साथ में याद हो जाए। ठीक है, और अपना प्यार और कमेंट ऐसे ही करते ना, और बताते रहना भी कमेंट में आपको क्लास कैसी लग रही है। मेरे को वीव से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर 4 बच्चे भी मेरी क्लास कंटिन्यू देखते हैं तो मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा और ऐसे ही वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे और पढ़ते रहो, अपने सपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करते रहो। नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, उनसे दूर रहो। अभी तो चलने की शुरुआत की है, अभी तो रफ्तार पकड़ना बाकी है, अभी तो लिख रहे हैं खुद के जज्बात। अभी तो जो नेगेटिव लोग है ना कमेंट मारते हैं उनकी भी औकात लिखना बाकी है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।